हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में और उनके पास है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो आपका कोर्स है। और इसके अंदर एक सब्जेक्ट या बुक आती है जिसको हम बोलते हैं यूपीटी, मतलब अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसकी यूनिट 3 के बारे में हम ऑलरेडी 4 पार्ट बना चुके हैं जो कि उदारवाद से रिलेटेड थे, और बाकी जो फर्स्ट यूनिट है और सेकंड यूनिट है यूपीटी की वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 3 के 5th पार्ट की, या आप ये कह सकते हैं यूनिट 3 की ही बात कर रहे हैं हम। और उदारवाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो चुका है। देखो, राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा में 4 प्रकार के क्या आते हैं, विचारधारा आती है। पहला क्या था, उदारवाद, दूसरा मार्क्सवाद, तीसरा अराजकतावाद और चौथा रूढ़िवाद। तो उदारवाद से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था उसकी हिस्ट्री, पहली बात हमने भूमिका जानी, फिर उसका मतलब क्या होता है और उसकी जो हिस्ट्री थी मतलब इतिहास, ठीक है, कि उदारवाद की जो विचारधारा वो कैसे आई है समाज के अंदर या देश के अंदर, कैसे पनपी और वो पूरे वर्ल्ड में फैल गई। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखी थी कि उदारवाद के कुछ जो थिंकर्स थे उन्होंने क्या क्या राय दी, फिर उदारवाद को कितने भागों में बांटा गया है वो सब हमने, जो भी उदारवाद से रिलेटेड थी वो सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, यूनिट 4 तक, यूनिट 3 के 4th पार्ट तक। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्क्सवादी अवधारणा की, मार्क्सवाद की विचारधारा कि मार्क्सवाद होता क्या है, मतलब है तो विचारधारा लेकिन इसको जन्म देने वाला कौन था, ये विचारधारा कौन लेकर आया था और उसने से क्या बोला कि जो उदारवाद मार्क्सवाद से अलग है। ठीक है, और इसके बाद भी अराजकतावाद, रूढ़िवाद वो हम जानेंगे। तो मार्क्सवाद को ना हम इस वीडियो के थ्रू ख़त्म कर देंगे। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है मार्क्सवाद वाला, बस आपको क्या करना है, जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा वो याद रखनी है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं कुछ मतलब जो नोट्स है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे वो उसके थ्रू भी आपको मार्क्सवाद के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आपको सुनना भी है और दूसरी बात नोट्स पे भी फोकस करना है, देन उसके बाद आपको मार्क्सवाद वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन जो मैं दूंगा, मतलब एक तो ओरल बोलूँगा और दूसरी बार नोट्स में लिखी है। ठीक है, तो आपको दोनों पे ध्यान देना है, क्योंकि क्या होगा कि नोट्स में तो लिखा होगा लेकिन साथ ही साथ मैं एक्सप्लेनेशन जब ओरली बताऊंगा तो उससे आपको मार्क्सवाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा इजी तरीके से समझ आ जाएगा। क्योंकि मार्क्सवाद वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ना उदारवाद का बिल्कुल अपोजिट है। मार्क्सवाद में क्या होता है, देखो उदारवाद के अंदर हमने देखा था कि लिबरलिज्म होता है, मतलब उदारवाद, तो उसमें सब कुछ करने की आज़ादी है। ठीक है, कुछ भी व्यक्ति कर सकता है, और अगर राजा है वो अगर जनता के अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं करता तो राजा को, जनता को अधिकार है कि वो राजा को हटा सकती है, जो जनता के हित में काम नहीं कर रहा, राज्य का कल्याण के लिए काम नहीं कर रहा। तो वो उदारवाद के बारे में हमने देखा था। लेकिन मार्क्सवाद क्या बिल्कुल अपोजिट है इससे। मार्क्सवाद में ना ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं होती। ठीक है, उदारवाद की जितनी विचारधारा है ना उसका विरोध किया जाता है मार्क्सवाद के अंदर। तो यही देखेंगे। तो सबसे पहले हमने एक बार रीड कर लेते हैं इसके बारे में, मार्क्सवाद की भूमिका क्या है या परिचय जो है ना वो सबसे पहले लिखा हुआ है। मार्क्सवादी क्या है, मार्क्सवाद एक विचारधारा है जो कार्ल मार्क्स द्वारा विकसित की गई थी। मतलब इसको डेवलप या फिर इसके जनक या पिता कौन थे, वो थे कार्ल मार्क्स। देखो कार्ल मार्क्स है, इन्हीं के नाम पर क्या रख दिया, इनकी विचारधारा का नाम रख दिया, जो ये सोचते थे, ठीक है, उसका नाम रख दिया मार्क्सवाद। तो मार्क्सवादी एक प्रकार की क्या है, विचारधारा है जो कार्ल मार्क्स के द्वारा विकसित की गई थी, या मार्क्स भी आप बोल सकते हो, उसके द्वारा विकसित की गई थी। अब ये विचारधारा उदारवादी विचारधारा का पूरी तरह से विरोध करती है। मतलब उदारवाद में व्यक्ति को क्या है, पूरी की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन मार्क्सवाद के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि व्यक्ति को पूरी की पूरी स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए, तथा समाज में समानता की स्थापना करने की कोशिश करता है। मतलब मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत ना पहली बात तो क्या है, उदारवाद का ये पूरी तरह से विरोध करते हैं। मतलब उदारवाद का ये अपोजिट हो गया कि ये पूरी स्वतंत्रता का ना विरोध करते हैं कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, समाज में समानता को स्थापित करने की कोशिश करता है। देखो व्यक्ति को आज़ादी मिलनी चाहिए, ये बात तो है, ये कार्ल मार्क्स भी मानते हैं, लेकिन व्यक्ति को ज़्यादा आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए, ये बात किसने बोली, कार्ल मार्क्स ने बोली है। तो मतलब सीधी बात ना ये आती है कि मार्क्सवाद जो है उसके अंतर्गत कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि उदारवाद की जो विचारधारा है उसका तो वो विरोध ही करते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने कहा कि आज़ादी होनी चाहिए। वो ये भी मानते हैं कि आज़ादी व्यक्ति को या स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। मतलब एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल गई लेकिन दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, तो ऐसा क्या होता है, जिस व्यक्ति को ज़्यादा स्वतंत्रता मिल गई है ना वो अमीर हो जाएगा, और
जिस व्यक्ति को स्वतंत्रता कम मिली है वो गरीब रह जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, समाज में ना समानता स्थापित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ना कार्ल मार्क्स क्या करते हैं, उदारवाद की जो विचारधारा है जिसमें स्वतंत्रता की बात की गई है उसका विरोध करते हैं, और इसके अपोजिट में एक और बात रखते हैं कि स्वतंत्रता की बजाय ना हमें समानता पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ऐसा कौन मानता है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का मानना है कि स्वतंत्रता को छोड़कर हमें समानता पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समानता अगर होगी तो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है ना, जो समाज में मौजूद है, अभी पनप रही है या फिर मौजूद है पहले से ही, वो उसको कम किया जा सकेगा, जिसके बाद अमीर और गरीब दोनों बराबर होंगे और अमीरों के द्वारा गरीबों का शोषण या एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत से जो लोग हैं ना, मतलब पिछड़े हुए लोग या गरीब जो लोग हैं, वो उनका क्या होता है, शोषण होता है समाज के अंदर। ठीक है, अगर वो उनको मतलब समानता दी नहीं जाती, तो समानता के अधिकार पर ना जोर दिया था किसने, कार्ल मार्क्स ने। तो इसलिए ना मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत उदारवादी विचारधारा का क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है और समानता को स्थापित करने की कोशिश की जाती है समाज के अंदर। तो ये बात ना पूरी की पूरी किसने रखी है, कार्ल मार्क्स ने रखी है। तो मार्क्सवादी विचारधारा से पहले उदारवादी विचारधारा में पूरी स्वतंत्रता के बावजूद भी लोगों में आर्थिक अंतर या अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ी। देखो, लोगों को पूरी की पूरी स्वतंत्रता है। अगर हम बात करें, देखो दो लोग हैं और मतलब दो व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति को क्या मिली, मतलब दोनों व्यक्ति को स्वतंत्रता है। उदारवाद के अंदर का देखो, मान के चलो दो व्यक्ति है, दोनों ही व्यक्ति को क्या है, स्वतंत्रता है। किसके थ्रू, उदारवाद के थ्रू, जॉन लॉक वगैरह जो बनाए थे, तो उनके थ्रू ना दोनों व्यक्ति को क्या होगी, आज़ादी, पूरी की पूरी आज़ादी है। लेकिन इसमें से एक व्यक्ति क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है, उसके बाद ना उसको क्या हुई, बहुत ज़्यादा क्या मिलती गई, आज़ादी, और उसने क्या करा, बहुत ज़्यादा मतलब अमीर हो गया वो। और दूसरा व्यक्ति क्या हुआ, आज़ादी मिलते हुए भी वो अमीर नहीं हो पाया। तो इससे क्या हुआ, एक व्यक्ति गरीब रह गया और दूसरा व्यक्ति अमीर होता चला गया। तो उदारवाद में ना ज़रूरी नहीं है कि दोनों को आज़ादी मिली है तो दोनों क्या होंगे, अमीर बन जाएंगे। ठीक है, एक ने टाइम का सही यूज़ किया तो दूसरे ने टाइम का सही यूज़ नहीं, मतलब उस टाइम को समझा ही नहीं, तो इसलिए वो गरीब रह गया। तो ये हो सकता है कि उदारवाद के अंतर्गत आज़ादी होने के बावजूद भी अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर है, ये आर्थिक अंतर है। ठीक है, इकोनॉमी के बेस पर जो अंतर है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक तरीके से अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो ये था उदारवाद के अंतर्गत। तो इसको ना कम करने के लिए किसने बात रखी, कार्ल मार्क्स ने बात रखी कि समानता को स्थापित करो समाज के अंतर्गत, तभी क्या होगा, समाज का विकास होगा। तो ये बात किसने बोली, मार्क्सवाद के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने। तो यही बात ना और इसको थ्योरी में जानेंगे। मार्क्सवादी विचारधारा से पहले उदारवादी विचारधारा हुआ करती थी, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता के बावजूद भी लोगों में आर्थिक अंतर या अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ी है। कार्ल मार्क्स ने इस अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करने के लिए समानता की बात की, जो कि मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत आती है। समानता की जो बात है वो किस में आती है, मार्क्सवादी विचारधारा के अंदर आती है। और उदारवाद की विचारधारा के अंदर क्या आता है, स्वतंत्रता। ये याद रखनी है अभी। अब इसके बाद बोला गया मार्क्सवादी विचारधारा में अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करके समानता स्थापित करने की बात की जाती है। कार्ल मार्क्स ने बोला कि पहले हम अमीर और गरीब के बीच की खाई कम करेंगे, मतलब स्वतंत्रता और समानता स्थापित करेंगे। तो ये बात थी अपनी बेस के अंतर्गत, जो मार्क्सवाद का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अपना, मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत समानता को बल दिया गया है। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो थे इसके जनक या पिता या फिर इसको विकसित करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, अब इन्होंने समानता पे बल दिया है, उदारवाद का विरोध किया है, ये सब हमने देख लिया। अब इसके बाद देखेंगे कि मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत कौन कौन से विचारक है, कौन कौन से थिंकर्स है जो मार्क्सवादी विचारधारा का क्या करते हैं, सपोर्ट या उसको अप्रिसिएट करते हैं। देखो, कार्ल मार्क्स के बाद सबसे पहले तो कार्ल मार्क्स है, क्योंकि उन्होंने क्या करी थी, मार्क्सवादी विचारधारा को विकसित किया था। कार्ल मार्क्स के बाद कौन है, फ्रेडरिक एंगल्स और स्टॉलिन आए थे, व्लादिमीर लेनिन आए थे, राम मनोहर लोहिया ये भारत के हैं, जवाहरलाल नेहरू भी भारत से हैं। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा का क्या किया, समर्थन किया। ठीक है, तो ये कुछ विचारक थे जिन्होंने क्या करा, मार्क्सवादी विचारधारा का सपोर्ट या फिर उसको बोलते हैं अप्रिसिएट, वो किया है, समर्थन किया है। तो एक तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी अगर आपके एग्जाम में आता है मार्क्सवादी से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको ऊपर का बेस लिखना है। ठीक है, देन उसके बाद आपको थिंकर्स भी लिखना है कि किस किस ने मार्क्सवादी विचारधारा का सपोर्ट किया और मार्क्सवादी विचारधारा को क्या किया, विकसित किया, डेवलप किया। अब इसके बाद आता है, देखो कार्ल मार्क्स जो थे ना, उन्होंने क्या लिखी थी, पुस्तक भी लिखी थी दो।
पहली जो पुस्तक थी वो थी समाजवादी घोषणा पत्र और दूसरा था दास कैपिटल। ये 2 बुक थी जो किसने लिखी थी, कार्ल मार्क्स ने। और इसमें ना मार्क्स ने क्या करा था, कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवादी विचारधारा का शुरू से लेकर एंड तक वर्णन किया। शुरू से लेकर मतलब जिस समय मार्क्सवाद की विचारधारा इन्होंने रखी ना, तत्कालीन समय बोलते हैं, उस समय जिस समय इन्होंने मार्क्सवाद के बारे में सोचा, उस समय से लेकर पिछले मतलब इतिहास, शुरू से बिल्कुल इतिहास, बहुत प्राचीन इतिहास तक, प्राचीन इतिहास से उस समय तक जहाँ तक ये जिन मतलब जब ये लिख रहे थे वहाँ तक की ना सारी बातें ना इन्होंने लिखी थी पुस्तकों में। ठीक है, जो मार्क्सवादी विचारधारा का क्या करती थी, वर्णन किया था इन्होंने। मार्क्सवादी विचारधारा से रिलेटेड ना अपने जो डाटा वगैरह वो इसमें कलेक्ट करके लिखे थे, तथ्य बोल सकते हो आप, वो लिखे थे इसमें। ठीक है, तो समाजवादी घोषणा पत्र और दास कैपिटल, इसमें मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में बहुत ज़्यादा बातें लिखी हुई है कार्ल मार्क्स ने। अब इसके बाद देखो मार्क्सवादी विचारधारा का उदय कैसे हुआ, मतलब समाज के अंदर जो कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा वो कैसे पनपी, कैसे लेकर आए थे कार्ल मार्क्स इसको। देखो 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के आगमन, मतलब 19वीं सदी में जैसे पता है हमारे को कि औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो उसके आने से विकास से अमीर और गरीब के बीच में अंतर क्या हो गया, बढ़ता चला गया। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, अमीर और गरीब के बीच में अंतर बढ़ता चला गया। अमीर वर्ग के द्वारा गरीब वर्ग का क्या किया जाने लगा, शोषण या एक्सप्लॉयटेशन जो था वो किया जाता था। इन सब परिस्थितियों की जांच करने के बाद मार्क्स ने क्या करा, मार्क्सवादी विचारधारा का जन्म किया जो समानता पर बल देती है। ठीक है, क्योंकि अमीर और गरीब के बीच में शोषण, अमीर द्वारा गरीबों का क्या किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था। अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वो बढ़ती जा रही थी। तो इस परिस्थितियों को दूर करने के लिए पहले जांच पड़ताल की कार्ल मार्क्स ने, तो उसके बाद मार्क्सवादी विचारधारा का जन्म किया जो कि समानता पर बल देती है और समानता स्थापित करने की कोशिश करती है। अब अपना टॉपिक आता है कार्ल मार्क्स के द्वारा प्राचीन काल से तत्कालीन स्थिति बतानी है। मतलब प्राचीन काल मतलब बहुत पुराने काल से लेकर तत्कालीन मतलब उस समय की स्थिति बतानी है जब कार्ल मार्क्स ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, ये विचारधारा रखी थी। तो सबसे पहला काल आता है अपना आदिम काल, दूसरा आता है दासता का काल, फिर थर्ड पे आता है अपना सामंतवाद काल, फोर्थ पे आता है उदारवादी काल, फिफ्थ समाजवादी काल, सिक्स्थ साम्यवादी काल। तो ये 6 काल है। तो अब देखो इसमें जो आदिम काल है, आदिम काल मतलब सबसे पुराना वाला काल है जब लोगों का मानसिक विकास नहीं हुआ था। ठीक है, इसको हम आदि मानव का काल या फिर आदिवासी का काल भी कह सकते हो, जब लोगों का मतलब मानसिक विकास सही से नहीं हुआ था। तो आदिम काल के अंतर्गत ना सारे के सारे लोग क्या थे, बराबर थे। मतलब कि कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था और संसाधनों पर ना सभी का अधिकार था। ठीक है, जैसे कि आदि मानव क्या करते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे में से मतलब जो पेड़ वगैरह हैं उसमें से क्या निकाल लेते, फल। अगर उनको भूख लगती तो दोबारा निकाल के ले आते थे। ठीक है, मतलब बात ये है कि जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी, आदि मानव के आदिम काल के अंतर्गत जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी। तो लोग क्या करते थे उस समय, आदि मानव क्या करते थे कि पेड़ है, पेड़ पर अगर मान के चलो कोई फल है तो अगर उनको भूख लग रही है तो वो पेड़ से क्या करते थे, फल तोड़ के खा लेते थे। ठीक है, वो जब भी भूख लगती थी, अगर मान के चलो दोबारा भूख लग रही है तो वो दोबारा जाएंगे, दोबारा फल तोड़ के दोबारा खा लेंगे। ठीक है, क्योंकि उस समय ना संसाधनों पर क्या था, सबका मतलब समान, सबका अधिकार था। किस पर, संसाधन पर, चाहे वो खाने पीने के हो या किसी प्रकार के हो, सबका अधिकार था। तो आदि मानव ये करते थे। तो इसमें ना किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी ना, तो ना आदि मानव में मतलब मानसिक विकास होना शुरू हो गया। जैसे जैसे समय बदल मतलब आगे चलता गया तो आदि मानव ने क्या करा, कुछ मानसिक विकास उनका होने लग गया। अब कैसे वो, अब मैं बता देता हूँ कि पहले मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर जैसे पेड़ है, पेड़ पे फल है, तो आदि मानव क्या करते थे, जब भी उनको जरूरत पड़ती थी तो वो फल तोड़ के खा ले, फिर दोबारा अगर उनको भूख लगी दोबारा जाएंगे, दोबारा तोड़ के खा लेंगे। फिर क्या हुआ, एक टाइम में जनसंख्या क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई। तो आदि मानव की बुद्धि का विकास हुआ कि अब जनसंख्या बढ़ रही है, अब उसको जब भूख लगेगी ना तो वो जाएगा और फल तोड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि जब वो अगली बार आए तो उसको वो फल ना मिले। ठीक है, तो वो क्या करता था, एक ही बार में जितनी उसको भूख है, जितनी उसको भूख लग रही है वो तो कर लेगा, लेकिन वो स्टोर करके भी रख लेगा, मतलब थोड़ा बचा के भी रख लेगा ताकि वो थोड़े समय बाद भी उसको खा सके। तो वो क्या करता था, एक्स्ट्रा जो फ्रूट है या कुछ भी है खाने पीने की चीज़, तो वो एक्स्ट्रा तोड़ लेता था पेड़ से। ठीक है, तो अब उसको रख लेता था। तो ये चीज़ थी। आदिम काल के बाद ना दास्ता का काल शुरू हो जाता है, मतलब थोड़ी मानसिक विकास हुआ तो अब थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन भी शुरू होना लग गया था, मतलब शुरू होने लग गया था। दास्ता का काल में क्या बताएंगे, देखो
कुछ लोग ना जिनके पास मान के चलो बहुत ज़्यादा फल आ गए तो वो क्या बन गए, स्वामी बन गए। और जिनके पास मान के चलो कुछ भी नहीं बचा तो वो क्या बन गए, दास बन गए थे। ठीक है, आदिम काल के अंदर अगर हमने देखा कि सब लोग बराबर थे, सभी संसाधनों पर सबका नियंत्रण था, सबका अधिकार था। लेकिन दासता के काल में क्या हुआ, जिन्होंने क्या करा था, जिनके पास ज़्यादा संसाधन थे वो स्वामी बन गए, और जिनके पास कुछ एक संसाधन थे वो क्या बन गए, दास बन गए। तो स्वामी के द्वारा दास हुआ क्या किया जाता था, शोषण किया जाता था दासता के काल में। फिर थोड़ा समय और बीतता गया तो क्या हुआ, जो सामंतवाद का काल है उसके अंतर्गत क्या है, जमींदारों के द्वारा मजदूरों का शोषण किया जाता, मतलब किसानों का शोषण किया जाता था सामंतवाद के काल में। ठीक है, सामंतवाद का जो काल है उसके अंतर्गत क्या होता है, जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था। जमींदार क्या होते थे, समाज में बड़े, और किसान जो थे वो छोटे होते थे। तो जमींदार के द्वारा किसानों का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो इसमें भी ना किसी वर्ग का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। आदिम काल में किसी का भी शोषण नहीं हुआ था, सब लोग बराबर थे। दासता के काल में किसका शोषण हो रहा था, दास का शोषण हो रहा था, और स्वामी बड़े थे। और सामंतवाद के काल में जमींदार बड़े हैं और किसका शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है। ठीक है, अब आता है फोर्थ, उदारवादी काल, मतलब पूंजीवाद से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि जिनके पास देखो, उदारवादी काल में क्या होता है, औद्योगिक विकास होने लग गया था। तो जिनके पास ज़्यादा मशीनें हैं ना वो क्या बन गए, पूंजीपति बन गए। ठीक है, और जिनके पास मशीन वगैरह नहीं है तो वो क्या हो गए, मजदूर हो गए, वो पूंजीपति के नीचे काम करते थे। ठीक है, पूंजीपति से क्या थे, छोटे थे, मजदूर वर्ग कह सकते हो आप। तो मजदूरों का शोषण किया जाता था किसके द्वारा, पूंजी वर्ग के द्वारा। जो पूंजीपति थे उनके द्वारा किसका शोषण होता था, जो मजदूर वर्ग है उनका शोषण होता था उदारवादी काल में। मतलब इसमें लोगों को पूरी की पूरी स्वतंत्रता थी। अब क्या हुआ, अब बात आती है मार्क्सवाद की। ठीक है, मार्क्सवाद की जो अवधारणा है वो 5वें और 6ठे से रिलेटेड है। तो जो 5वां और 6ठा पॉइंट है, मतलब समाजवाद काल और साम्यवादी काल, ये पूरा का पूरा कार्ल मार्क्स की थ्योरी पर ही निर्भर है। क्योंकि समाजवादी काल के अंतर्गत क्या होता है, देखो समाजवाद और साम्यवाद काल दोनों का मतलब ना लगभग एक जैसे ही है। लेकिन समाजवाद के अंतर्गत क्या होता है, एक मकसद होता है कि समाजवाद के जो समय था, समाजवाद वाला समय था, उसके अंदर क्या होता है, जो उदारवादी काल है ना उसको समाप्त करने की बात की जाती है। क्योंकि उदारवाद के अंतर्गत क्या हो रहा है, अमीर और गरीब के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो समाजवाद के अंतर्गत ना समानता को स्थापित करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, मतलब इनका एक मकसद है कि उदारवाद को क्या करना है, पूरी तरह से ख़त्म करना है, और उदारवाद को ख़त्म करके हमें समाजवाद की स्थापना करनी है। और जैसी समाजवाद की स्थापना होगी उसका नाम क्या हो जाएगा, साम्यवाद। बात समझ आई। तो उदारवाद को ख़त्म करना किसका काम, मतलब कौन सा वाला काल है जिसने उदारवाद को ख़त्म किया, वो था समाजवाद काल, जिसको मतलब ये मार्क्सवादी भी कह सकते हो, मार्क्सवाद वाला काल। क्योंकि इसमें भी क्या होता है, समानता को स्थापित करने की कोशिश की जाती है। समाजवाद काल के अंतर्गत समानता को स्थापित करने की कोशिश की जाती है। और मकसद क्या होता है इनका, उदारवादी काल या पूंजीवादी जो काल है उसको समाप्त करना। ठीक है, उदारवाद के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता है, तो कुछ लोग अमीर हो गए तो कुछ लोग गरीब रह गए, और इनके बीच में अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो समाजवादी काल के अंतर्गत उसको समाप्त करने की बात की है, मतलब समानता को स्थापित करने की बात की है। और उदारवाद को ख़त्म करने की बात किस में आती है, समाजवाद काल। अब देखो, समाजवाद काल जैसे ही ख़त्म होता है, मतलब अगर उदारवादी जो मतलब पूंजीवादी है काल, वो अगर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, सबके सब लोग क्या हो गए, अब बराबर हो गए, तो समाजवाद का जो वो था, जो लक्ष्य था वो भी पूरा हो जाएगा। तो अभी अब बात आती है साम्यवादी काल की। साम्यवादी काल और समाजवादी काल के अंतर्गत क्या होता है, ये कहा जाता है कि लोगों को, देखो पहले समाजवाद की बताता हूँ दोबारा। समाजवाद के अंतर्गत ना लोगों को उतनी इनकम मिलेगी जितनी क्या है उनकी योग्यता है। अगर कोई व्यक्ति हाई पोस्ट पे काम कर रहा है तो उसको सैलरी उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। अगर कोई लोअर पोस्ट पे काम कर रहा है तो उसको सैलरी उसके अकॉर्डिंग मिलेगी, जैसे आज भी मिलती है। ठीक है, लेकिन और इसके अंदर ना समानता को भी ध्यान में रखा जाता है समाजवाद में। लेकिन साम्यवाद के अंदर क्या होता है, समाजवाद और साम्यवाद में अब दोनों में क्या आ चुकी है, समानता स्थापित हो चुकी है। क्योंकि उदारवाद खत्म हो गया, समानता स्थापित हो चुकी है। समानता स्थापित हो गई तो साम्यवाद के अंदर भी क्या होता है, योग्यता के आधार पर ही लोगों को इनकम दी जाती है। जितनी हाई पोस्ट है उतनी ज़्यादा सैलरी, जितनी लोअर पोस्ट है उतनी कम सैलरी मिलेगी। लेकिन इसमें ना ज़रूरत के अकॉर्डिंग भी क्या मिलेगी, लोगों को सैलरी मिलेगी। ठीक है, अगर एक परिवार है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सदस्य है और दूसरा परिवार है जिसके अंदर कम सदस्य है, तो जिसके अंदर ज़्यादा सदस्य है ना उसको इनकम थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है, लेकिन जिसके अंदर कम सदस्य है उसको थोड़ी कम मिलेगी। ठीक है, तो साम्यवाद में ये भी होता है। अब देखो साम्यवाद के अंतर्गत क्या हो चुका है, सब कुछ बराबर हो चुका है। जैसे कि आदिम काल के अंदर भी कोई चीज़
किसी के मतलब सारी चीज़ें ना हर किसी के अधिकार में थी, हर किसी का संसाधनों पर क्या होगा, अधिकार होगा। कोई भी चीज़ किसी के पास ज़्यादा नहीं होगी, किसी के पास कम नहीं होगी। तो आदिम काल के अंदर सब लोग बराबर थे, ऐसे साम्यवादी काल में भी क्या होंगे, सब लोग बराबर। जिस प्रकार आदिम काल में भी कोई सरकार राज्य वगैरह नहीं थी, वैसे इसमें भी कोई स्टेट वगैरह नहीं होगा। मतलब इसमें कोई वर्ग नहीं है जो ऊपर है और जो नीचे है, ठीक है, सारे के सारे लोग क्या है, बराबर है। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा इस प्रकार क्या हुआ है, समाज का विकास हुआ है, वो लोगों में समानता स्थापित हुई है। अब देखो कुछ लोग हैं जो मार्क्सवाद की विचारधारा की आलोचना भी करते हैं। तो पहला है मैकाइवर और दूसरा है प्लेटो और अरस्तु। कार्ल मार्क्स ने बताया कि राज्य की स्थापना शोषण को ख़त्म करने के लिए की गई है, ठीक है, परंतु ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है। मैकाइवर ने कहा है कि राज्य की स्थापना न्याय के लिए भी की गई है, न्याय के लिए राज्य की स्थापना की गई है, ऐसा कौन कहता है, मैकाइवर। लेकिन कार्ल मार्क्स ने बताया कि राज्य की स्थापना किस लिए की गई है, शोषण जो भी हो रहा था, दास का शोषण हो रहा था दासता काल में, सामंतवाद काल में किसका, किसानों का शोषण हो रहा था, उदारवादी काल में जो मजदूर थे उनका शोषण हो रहा था, ठीक है, कोई ना कोई किसी का शोषण कर रहा था। लेकिन समाजवादी काल में और साम्यवादी काल में क्या होता है, इनको ख़त्म करने की बात हो रही थी, समानता को स्थापित करने की बात हो रही थी। अगर समानता होगी तो कोई भी वर्ग समाज में नहीं होगा, सारे के सारे लोग क्या होंगे, बराबर। वर्ग तब बनते हैं जैसे कि जमींदारी वर्ग और दास वर्ग, स्वामी वर्ग, राजा वर्ग, ये वर्ग है क्योंकि अमीर और गरीब का अंतर है। लेकिन अब जब सब लोग क्या है, समान है, तो कोई वर्ग ही नहीं होगा। तो ऐसा था 5वें और 6ठे पॉइंट में। तो मैकाइवर ने कहा कि जो राज्य की स्थापना वो न्याय के लिए की गई है, ना कि शोषण के लिए, शोषण को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। दूसरा आता है प्लेटो और अरस्तु। इनका कहना है कि जहाँ राज्य का अस्तित्व नहीं होगा वहाँ अराजकतावाद की भावना उत्पन्न होगी, ना कि मार्क्सवाद की। तो ये बात है। अब देखो समाजवाद में और साम्यवाद में राज्य की स्थापना मतलब जो स्टेट है वो स्टेटलेस हो गया। तो इससे बात पता चलती है कि अब क्या आ गया, अराजकतावाद। तो अब हम इसके बाद अराजकतावाद के बारे में जानेंगे। तो ये था अपना मार्क्सवाद की पूरी थ्योरी। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।